थी। क्या क्या ये सिर्फ सपना था या फिर सचमुच सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं, आजकल ना मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर से देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सुहानी फिर से उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वहीं खड़ा होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है, लेकिन सृष्टि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सुहानी का युवराज से बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सुहानी के अलावा एक वही था जो सृष्टि को सुन सकता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का यहाँ पर आना मना है? सर आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आपको फिर सृष्टि की आवाजें सुनाई देती हैं। युवराज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। युवराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है, फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सर मैं जानती हूँ सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। क्या जानती है इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मैंने पूछा तुम क्या जानती हो इस बारे में? आज रात 12 बजे अगर पेड़ पर बंधा ये लाल धागा, इसे खोल देंगे तो सृष्टि हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज के होश उड़ जाते हैं और वो खामोश हो जाता है। सुहानी युवराज का ऐसा रिएक्शन देखते हुए कहती है, अब तो आपको मेरी बातों पर बिलीव हो रहा है ना सर? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन तो था, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, और अगर तुम्हें अभी भी ये सब सच लगता है तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ आकर ये धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद कराना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही उसके हाथ आई थी। सृष्टि को आजाद कराने का सही रास्ता वो ढूंढ ही नहीं पाता था, लेकिन अब वो सुहानी के बताए तरीकों को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक और बार कोशिश करना चाहता था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि तुम्हारा ये वहम दूर करने के लिए मैं यहाँ खुद आकर धागा खोल दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अगर आपको लगता है ये वहम मेरा है तो ये धागा भी मैं ही खोलूंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी मानने वाली नहीं है। ठीक है, तुम रात को यहाँ पर आकर धागा खोल सकती हो, लेकिन तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो और यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी को युवराज के लिए उसका कंसर्न अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिलहाल वो बस पेड़ में बंधी मूली को खोलने के बारे में सोचते हुए कहती है, काश सृष्टि ने कभी सुसाइड नहीं किया होता। सुसाइड नहीं किया था। क्या? कुछ नहीं। फिर सुहानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगता है। सुहानी को सृष्टि की आवाजें कैसे सुनाई देती हैं? शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रोड पर ही चल रहे थे। तभी निशा किसी को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ? अचानक से रुक क्यों गई? सवाल बंद करो, मेरे पीछे पीछे आ। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी। वो लगभग 35 साल की एक औरत थी और देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। मैम आप वही जर्नलिस्ट हो ना जो सृष्टि के सुसाइड केस को कवर करने हमारे कॉलेज आए थे? और ये जर्नलिस्ट मेरी आप ही की दोस्त है ना, जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है? ओह सॉरी, माय नेम इज निशा और ये है सुहानी।
हम दोनों सेंट थॉमस के ही स्टूडेंट्स हैं। क्या कर रही है निशा? मुझे दिखाई नहीं देता वो तुझसे बात नहीं करना चाहती है। तू बस देखती जा। ये क्या, इसका पापा भी मुझसे बात करे। आजा। मैम, मुझे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। मैम, सृष्टि मेरी रूममेट थी और उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। और वो जर्नलिस्ट, आपकी दोस्त, जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। निशा सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। जिस रात मैरी का मर्डर हुआ था, उस रास्ते से गुजरने वाला आखिरी इंसान सुहानी थी। और सुहानी ने वहां कुछ अजीब देखा था, है ना सुहानी? बता। ये पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। क्या सच में तुम मैरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको मुझे बताना होगा सृष्टि के सुसाइड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! सृष्टि की बॉडी पे जो इंजरीज मिली हैं, उनसे साफ पता चलता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती फांसी पर लटकाया था। तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि शिमला के कुछ पावरफुल लोग इस बात को दबाना चाहते हैं। सुहानी और निशा उस जर्नलिस्ट की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई था जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था। कौन है वो लोग जो इस बात को दबाना चाहते हैं? मिस पद, वो इतना ही कह पाई थी, तभी उसके गले में तेज दर्द होता है और वो अपना गला पकड़ लेती है। इससे पहले निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर निशा और सुहानी सीमा को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा की माँ हॉस्पिटल आती है। निशा उनको सारी बातें बताती है, लेकिन डॉक्टर के बाहर आते ही वो तीनों डॉक्टर से सीमा के बारे में पूछते हैं। सुहानी उसका नाम जानना चाहती थी, जो सीमा कहते कहते रुक गई थी, लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहते हैं कि सीमा से फिलहाल कोई भी ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिससे उसे कोई स्ट्रेस हो। ये सुनकर निशा और सुहानी इसके आगे कोई भी सवाल नहीं करते और वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था कि तभी सुहानी के पीछे कुछ हरकत हुई। सुहानी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यार निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख तो उससे भी ज्यादा लग रही है। वो नहीं इडियट, मतलब किसी के आसपास होने का एहसास। लो, मैडम को यहाँ पे भी भूत दिखने लगे। सुहानी, मैं क्या सोच रही थी ना, आज इस आत्मा को दिख जाने दे, फिर हम ना इसका ऑटोग्राफ लेके सारे शहर में उनकी कॉपियां बेचेंगे। सोच, हम कितने अमीर हो जाएंगे। साई के चिल्लाते ही सुहानी और निशा गिर जाते हैं। निशा बेहोश हो जाती है। साया ने अपनी शक्तियों से सुहानी को पूरी तरह बांध दिया था। सुहानी को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो साया सुहानी की जान लेकर ही छोड़ेगी। सुहानी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी एक तेज रोशनी सुहानी के बदन पर पड़ती है और वो साया सुहानी को आजाद कर देती है। तुम ठीक हो? सर, वो साया। हाँ, मैंने देखा। तुम ऐसे ही लेटी रहोगी या उठोगी भी? युवराज का यूं बार बार उसे बचाना सुहानी को अच्छा लगने लगा था।
थैंक यू सर, आपने मुझे फिर से बचा लिया। फिर से? सर आप मान क्यों नहीं जाते, उस दिन इसी रोड पर आपने मुझे बचाया था। युवराज को पता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो उससे ये बात छुपाना चाहता था। कौन है आप? इससे पहले कि सुहानी कुछ और पूछती, युवराज की नजर बेहोश पड़ी निशा पर गई। इसकी सांसें धीमी हो रही हैं। इसे बचाने का एक ही तरीका है। युवराज जानता था कि विशिंग वेल के पास वाली रोड पर और रुकना सही नहीं होगा, इसीलिए वो निशा को अपनी गोद में उठाकर वहां से तुरंत निकल जाता है। फिर वो कार को हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर रहा था। आज पूर्णिमा की रात है, सृष्टि को आजाद करने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाना ही होगा। आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है। युवराज का जवाब आता है। फिर वो कुछ देर रुककर आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं वहां खुद जाकर धागा खोल दूंगा। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद करा पाएंगे? आखिर कैसे हुई थी सृष्टि की मौत? कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? क्या इस रहस्य का आज होगा पर्दाफाश? क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद कराने में होंगे सफल, या फिर उनके साथ होने वाली है कोई अनहोनी? क्या सीमा को कुछ ऐसा पता था जिससे सारे राज खुलने वाले थे? क्या सीमा की सच्चाई बताने से पहले ही ले ली जाएगी उसकी जान? क्या सुहानी और युवराज पेड़ पर बंधे लाल धागे को खोलने के बाद सृष्टि को बचा पाएंगे, या फिर उस साये के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।